हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आरओ के पिछले साल के पेपर, जो जीएस का पेपर था, उसमें जो भारत के भूगोल है दोस्तों, उसके सभी क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये आरओ के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके, ये सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र का आया हुआ था। ये उसी का मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो सब्जेक्ट वाइज दिया था। इसने क्या किया था, हिस्ट्री का एक जगह सारे क्वेश्चन कर दिए थे, पॉलिटी के एक जगह, ज्योग्राफी के एक जगह, यूपी स्पेशल के एक जगह। तो उसमें से जो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट था वो एक जगह उसने जो किया था, उसी का सीरीज मैं चलाने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, ये भारत का भूगोल है, तो आज हम देखते हैं दोस्तों भारत के भूगोल में कितने क्वेश्चन हम देख पाते हैं आज। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि समय से उनको वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो आइकन आईएएस से है, आप यहाँ जुड़ करके, या फिर 9891763512 आप यहाँ पे जुड़ करके दोस्तों पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं इसका। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं एग्ज़ाम से, उसका भी जो सलूशन दिया जाएगा इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ही दिया जाएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों, हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से सीमा जो बनाता है वो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात है। और दोस्तों, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय बंटवारा नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर का। तो उस समय जब बंटवारा नहीं हुआ था, बंटवारे का मतलब है दोस्तों, ये जो दो संघ शासित प्रदेश जो बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उस समय लद्दाख केवल जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर केवल जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने दिया था, तो लद्दाख था नहीं। तो अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जो है पाकिस्तान को टच करते हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसको याद रखिएगा कि सबसे लंबी जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है, वो बांग्लादेश के साथ, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। तो ये भी आपके क्वेश्चन बने हैं और ये आगे भी बनेंगे। आगे दोस्तों, पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये पांचों राज्य हैं। तो जिसमें से जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये दोनों टच करते हैं पाकिस्तान को। अगला है दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो केवल लद्दाख ही है जो अफगानिस्तान की सीमा को टच करता है। अगला है दोस्तों, चीन जो है, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में आप लद्दाख होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपके एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच हमेशा कुछ न कुछ तनाव बने रहता है। अगला दोस्तों, इसमें व्याख्या में कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जितने भी हैं पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको टच करने वाले भारत के जितने राज्य हैं, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न में से किस राज्य की सीमा, दोस्तों इसकी व्याख्या एक छूट गई थी, इसको देख लीजिए कि नेपाल से टच करने वाले कितने हैं। तो नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये टच करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। और दोस्तों, ये उत्तराखंड में आपके पूछा गया था और यूपी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मणिपुर जो है ये बांग्लादेश को टच नहीं करती है, और इसकी व्याख्या दोस्तों पीछे दे दी गई है। अगला दोस्तों, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, ये जो त्रिशूल है यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, और यह चोटी जो है 7500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है, ये गलत है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है ये सही है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल फर्स्ट ऊंचाई 7120 मीटर है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो दोस्तों डूरंड लाइन जो है ये अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है। और दोस्तों इसकी व्याख्या देख लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। और डूरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के मध्य है। और मैगीनाट रेखा जो है दोस्तों ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है, जिसमें से चारों दोस्तों कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये भी सही है दोस्तों। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, ये भी सही है, चीन के बाद दूसरा पड़ता है। अगला है दोस्तों, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो दोस्तों यही गलत है, ये मिजोरम नहीं अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,106.7 किलोमीटर है एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों 2 बार पार करती है माही नदी। माही नदी जो है दोस्तों ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आपने देखा होगा दोस्तों इस तरह से कर्क रेखा और माही नदी ऐसे आकर के गिरती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों एक बार पूछा गया था कि माही नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है ये मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम यहाँ से गुजरती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि दोस्तों दिए गए विकल्पों में मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो 8 राज्य हैं ये कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ये ज्योग्राफी में दूसरा टॉपिक इसमें जो है आपका है भौतिक विभाजन। हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है। नाथुला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी लिपू लेक जो है ये उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों वही दिया हुआ व्याख्या। तो नाथुला जो है दोस्तों ये सिक्किम में है, बाकी लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में है। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो खैबर दर्रा जो है दोस्तों ये पश्चिमी घाट दर्रा में नहीं है। बाकी थाल घाट, बोहोर घाट, पाल घाट ये पश्चिमी घाट में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि खैबर दर्रा जोड़ता किसको है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। अगला इसका क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वो शिवालिक है। जो हिमालय है दोस्तों, पूरी तरह से हिमालय ये जो है ये नवीन वलित पर्वत है, और ये जो शिवालिक है ये इसी की एक श्रेणी है। अगला दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों ये अनाई मुंडी है, अनाई मुंडी। और दोस्तों ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनाईमुडी, अनाईमुदी या अनामुदी तीनों नाम से जानी जाती है। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल में स्थित है तथा यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये अनाईमुडी है कहाँ पे? तो ये केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत था। इसकी व्याख्या केवल देख लेते हैं कि कोडाइकनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल में पालिनी पहाड़ियों में अवस्थित है। तो दोस्तों व्याख्या याद रखिएगा, जो कोडाइकनाल पहाड़ियां हैं, कोडाइकनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं है बल्कि ये तमिलनाडु के डिंडीगुल में जो पालिनी पहाड़ियां हैं इसमें अवस्थित हैं। पालिनी पहाड़ियाँ पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से जुड़ी हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीरपंजाल श्रेणी में नहीं है बल्कि धौलाधर श्रेणी में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि शिमला है कहाँ पे? तो ये धौलाधर श्रेणी पर अवस्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है सुमेलित करने के लिए। इस सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि गारो जो है मेघालय में है, मिरी जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है दोस्तों ये क्वेश्चन 2 भागों में, इसलिए डिस्क्राइब करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसकी व्याख्या देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। गारो जो है ये मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ जानते हैं दोस्तों मेघालय में है। मिरी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो मिरी ही केवल नहीं, जैसे मिरी, अबोर, मिसमी ये सब जितनी पहाड़ियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है। और कोल्लई मलाई पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है, और डालमा जो है झारखंड में। जिसमें से दोस्तों ये कोल्लई मलाई पहाड़ी जो है ये याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ये सिंगल क्वेश्चन एक बार बना हुआ है आपके एग्जाम में। अगला दोस्तों, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो दोस्तों सियाचिन जो ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा है। अगला दोस्तों, मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय का जो पठार है दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भाग का ही खंड है। जब आप देखेंगे इस तरह से तो यहाँ पे मेघालय वाला पठार है, और ये वाला हिस्सा जो है ये मालदा गैप बन जाने की वजह से इससे अलग हो गया है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इससे अलग हो गया क्योंकि बीच में ये मालदा गैप बन गया है। अगला दोस्तों, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तो अरावली श्रेणियाँ जो है दोस्तों ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किमी की लंबाई में है। लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि अरावली श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, ये सुमेलित करने के लिए पूछता है। जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम और भारत की प्राचीनतम तथा विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था कि गुरु शिखर है कहाँ, किस पर्वत श्रृंखला में है? तो वो जो है आपका अरावली में है। अगला दोस्तों, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पश्चिमी घाट के निम्न कथनों पर दिया हुआ दोस्तों यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, तो ये सही है। अगला है दोस्तों, यह पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका जो पूर्वी ढाल है वो नीचा
होता हुआ पठार है, ये भी सही है दोस्तों। इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, दोस्तों ये भी सही है। इसके जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों वो सही हैं। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट का फैलाव पश्चिम सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किमी की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है पश्चिमी घाट का, और तापी के नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। यह भ्रंशोत्थ ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, तो ये ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल जो है ये मंद और सीढ़ी नुमा है, या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 अंश उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नीस शैलों से निर्मित हैं। इसका अगला भाग है दोस्तों, इसमें अगला भाग है ज्योग्राफी का तटीय भाग। यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर रिपीट करेगा, और कई बार रिपीट किया गया, तो वो चेन्नई से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक लंबा जो समुद्री तट है दोस्तों वो गुजरात का है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा जो है 1516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। इसकी तटरेखा पर 9 राज्यों, दोस्तों ये याद रखिएगा, एक बार सीधे सीधे भी पूछ लिया था कितने राज्य तटीय हैं, तो 9 राज्य जो हैं भारत के वो तटीय राज्य हैं, जिनमें गुजरात जो है सबसे ज़्यादा है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, ये हैं। बाकी 4 संघ शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों इसमें जो शुरू के जो दिए गए हैं ये आप याद रखेंगे। और जो 4 संघ शासित प्रदेश हैं दोस्तों, दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों ये जो आपका दिया गया है संघ शासित प्रदेश, इस संघ शासित 4 प्रदेशों को याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कौन सा संघ शासित प्रदेश टच नहीं करता है समुद्र को? तो दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, यही चारों टच करते हैं, बाकी और कोई टच नहीं करता है। इसकी व्याख्या दी गई है दोस्तों। मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर एवं मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव का दादर और नागर हवेली में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन दीव कर दिया गया। ये व्याख्या था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो सर्वाधिक तट लंबी, दोस्तों वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दिया है इससे, तो वो गुजरात है। और दोस्तों इसमें क्रम भी लगाने के लिए देता है, तो इस क्रम को याद रखिएगा कि पहले गुजरात है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। ये क्रम कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले जो पड़ता है वो गुजरात है, फिर गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर आंध्र प्रदेश के बाद फिर तमिलनाडु आता है। अगला दोस्तों, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? देखिए देखो क्वेश्चन आखिर पूछा ही है दोस्तों। तो 9 राज्य जितने हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें से 5 पूर्ण राज्य हैं और 4 संघ शासित प्रदेश हैं। अब इनकी व्याख्या की गई है दोस्तों, इसको याद रखिएगा और इम्पॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या है, फिर रिपीट किया दोस्तों। एक ही क्वेश्चन कई बार इसने रिपीट कर दिया, तो 9 है वो, जिसमें से 5 पूर्ण राज्य हैं, 4 संघ शासित प्रदेश हैं।
अगला दोस्तों, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये पूछ रहा कि पश्चिम तट पर कौन कौन से हैं। दोस्तों इनको उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है, तो उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने के लिए मैंने इसको बना दिया है, इसको याद रखिएगा। तो पहले नंबर पे दोस्तों जंजीरा आता है, दूसरे पे सिंधुदुर्ग है, और तीसरे पे कन्नूर है, और चौथे पे नागरकोइल है। और ये दिया हुआ है व्याख्या, तो व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों। पश्चिमी तट पर स्थित उपर्युक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है। जंजीरा जो है दोस्तों सबसे उत्तर में है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में है। सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र में है, तो उसके बाद आता है कन्नूर जो है दोस्तों ये केरल में है, और नागरकोइल जो है ये तमिलनाडु में आता है। तो जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर और नागरकोइल, ये दोस्तों यही इसका क्रम है। उत्तर से दक्षिण कह सकते हैं, उत्तर से दक्षिण ये इसका क्रम है। और दोस्तों याद रखिएगा ये कभी भी रिपीट हो सकता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे केप कामोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कामोरिन के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जिसे केप कामोरिन के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप और मिनिकॉय है, ये नहीं होता है दोस्तों। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है, ये भी नहीं होता है। ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार में, इसकी व्याख्या देख लीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों ये अंडमान द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो सीधे सीधे दे दिया कि अंडमान और निकोबार का, लेकिन अंडमान का द्वीप समूह का जो लघु अंडमान द्वीप है उसको, और निकोबार द्वीप समूह का जो कार निकोबार द्वीप है, इन दोनों के बीच में है 10 डिग्री चैनल। अगला दोस्तों, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, फिर वही क्वेश्चन, अंडमान को निकोबार द्वीप से। अगला दोस्तों, राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु जो शुरू होता है धनुषकोडी से, ये धनुषकोडी से शुरू होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये रिपीट भी किया गया है और करेगा आगे भी। तो प्रवाल द्वीप जो है ये लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल द्वीप है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट दक्षिण पश्चिम भारत से 200 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो 3 फैक्ट इसके हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, ये पॉइंट, और दूसरा ये कि इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है 36 ये, और इसकी राजधानी जो कवरत्ती है वो कवरत्ती द्वीप पर स्थित, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। 3 पॉइंट बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, इसलिए व्याख्या इसका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो सुदूरवर्ती दोस्तों का मतलब ये होता है जो तट से दूर हो। तो मिनिकॉय द्वीप जो है ये सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अर्नाला एवं हैनरे द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों इसमें अगला टॉपिक है, इसका सब टॉपिक भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कर्नाटक को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सिलिकॉन वैली के भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है, ये कर्नाटक में है। तो इसको सिलिकॉन वैली शहर के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली जो है दोस्तों ये कर्नाटक के बंगलौर में सिटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं जुड़ी है दोस्तों? तो बिहार के साथ नहीं जुड़ी है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? दोस्तों सुनियोजित का मतलब होता है जो पूरी तरह से बसाई गई। तो बेंगलुरु जो है वो सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। बाकी चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर ये सब हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। चंडीगढ़, भुवनेश्वर या गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर हैं, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो है इस एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इनके आते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन में, इसी को एनसीआर शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों, में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों या राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा शामिल है। अगला दोस्तों, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया है और ये राजधानी है। तो दोस्तों असम का जो होता है ये दिसपुर होता है। असम की राजधानी जो होती है दिसपुर होती है। मिजोरम का जो होता है वो आइजोल होता है और गुजरात का गांधीनगर होता है और मणिपुर का इम्फाल होता है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। असम का दिसपुर होता है, मिजोरम का आइजोल होता है, गुजरात का गांधीनगर, मणिपुर का इम्फाल होता है। दोस्तों इसमें अगला टॉपिक है प्रजाति और जनजातियां। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो गद्दी जो है दोस्तों, गद्दी जनजाति ये धौलाधर श्रेणी में ही ज़्यादा निवास करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित राज्य या केंद्रशासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप में, और दोस्तों खासकर अंडमान निकोबार द्वीप में जो मध्य अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पे ये निवास करती हैं जारवा जनजाति। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में जारवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। दोस्तों ये भी एक बार पूछा गया था, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन है? तो वहाँ जारवा ऑप्शन बनाया गया था। अगला है दोस्तों, यह दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती हैं। व्याख्या दोस्तों याद रखिएगा, सीधे सीधे कभी कभी अंडमान निकोबार न दे करके दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप दे देगा ऑप्शन में फंसाने के लिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में चेंचू पाई जाती है। दोस्तों एक्चुअली चेंचू जो है जनजाति ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन कुछ हिस्सा इसके केरल में भी लोग बसे हुए हैं। अगला दोस्तों, लेप्चा जनजाति सिक्किम में। दोस्तों ये व्याख्या इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखें। लेप्चा जो है ये सिक्किम में, डाफर जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, डफला जो है अरुणाचल प्रदेश एवं असम के कुछ भागों में पाई जाती हैं। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चेंचू जो है मूल रूप से आंध्र प्रदेश की है जो अन्नामलाई श्रेणी में निवास करती है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो जो तमरिया जनजाति है दोस्तों वो झारखंड में पाई जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड एवं ओडिशा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया या तमरिया जनजाति के अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया। अगला दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? दोस्तों थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, गोंड और खरवार के बाद, तथा बिहार में भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल और गोंड के बाद जनजाति है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जो हैं ये उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश में तीसरी, और उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे गोंड आते हैं, दूसरे पे खरवार आते हैं और तीसरे नंबर पे थारू आते हैं। तो ये क्रम याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति ये गोंड, और फिर उसके बाद खरवार, फिर उसके बाद थारू। दोस्तों ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया है। इसमें से दोस्तों पहले ही मिला दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो दोस्तों इसमें जो भील है, भील राजस्थान में पाई जाती है। गोंड जो है ये छत्तीसगढ़ में है। लिम्बुस जो है दोस्तों ये सिक्किम में है। और कोनियाक जो है दोस्तों ये नागालैंड में है। तो दोस्तों इसमें से भील और गोंड लगभग सबको याद होगा कि भील राजस्थान में पाए जाते हैं, गोंड छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो लिम्बुस दिया हुआ है ये लिम्बुस छत्तीसगढ़ में और कोनियाक जो है ये नागालैंड में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये इसको याद रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भील जो है ये राजस्थान में आदिवासी राजस्थान की जनजातियां हैं। गोंड जो हैं ये छत्तीसगढ़ में, लिम्बुस जो हैं दोस्तों ये सिक्किम में, और कोनियाक जो है ये नागालैंड में। दोस्तों ये आगे दिया है भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये दोनों इम्पॉर्टेंट है इसमें, लिम्बुस सिक्किम में और कोनियाक नागालैंड में। दोस्तों इसमें अगला सब टॉपिक है अपवाह तंत्र। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किसका? तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। इसकी व्याख्या नहीं दिया गया ज़्यादा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदियों के बीच में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो इसमें दोस्तों पहला जो दिया गया है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जो है दोस्तों ये अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच है। मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें जो नंदप्रयाग है और कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, दोस्तों इसमें जो देवप्रयाग है ये भागीरथी और अलकनंदा को बताता है। अब भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। और दोस्तों इसमें जो कर्णप्रयाग है दोस्तों ये अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को कहा जाता है।
तो दोस्तों ये तीनों तो सही दिए गए हैं, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, लेकिन नंदप्रयाग का जो दिया गया है विष्णु, गंगा और मंदाकिनी, ये सही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हालांकि कमीशन ने बी माना था, बी को उसने सुमेलित किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने नंदप्रयाग को विष्णु, गंगा, मंदाकिनी से सुमेलित किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न में सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग तथा देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः है। तो रुद्रप्रयाग जो है दोस्तों ये अलकनंदा और मंदाकिनी के लिए है। कर्णप्रयाग जो है ये अलकनंदा और पिंडर के लिए है, और देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है। लेकिन नंदप्रयाग और विष्णु, गंगा, मंदाकिनी में सुमेलित नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो नंदप्रयाग जो है दोस्तों ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर जो है कमीशन ने बी माना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है जो दोस्तों ये अलकनंदा नदी पर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ का व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये केदारनाथ भी याद रखिएगा कि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है ये बंदर पूछ नामक स्थान से निकलती है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूछ चोटी के पास से उद्गमित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन दिया गया है कि पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये सही है। कारण क्या दिया गया है? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, ये भी सही है, कारण भी यही सही है दोस्तों, इसलिए इसकी व्याख्या भी करता है। और इसका ऑप्शन ये सही होगा दोस्तों, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिम घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। इसी कारण ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन कारण दोनों गलत हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ये सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों पश्चिम की ओर जो है ये नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों व्याख्या दिया गया, दिए गए विकल्पों में भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी नर्मदा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायिका है, यानी सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की यमुना है। तो दोस्तों ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो दामोदर जो है दोस्तों ये हुगली की सहायक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। तो दोस्तों ये दामोदर बंगाल का शोक जिसे कहा जाता है ये याद रखिएगा, और ये आपके पीसीएस में ही एक बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम है। तो कावेरी नदी जो है दोस्तों ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या संघशासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी।
और दोस्तों लिखा है कि पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम यह श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये तीनों द्वीप याद रखिएगा और किस नदी पर है ये याद रखिएगा। तो श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत उस समय दिया गया था, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, तत्कालीन कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य था। अगला दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी जो है दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। लगभग 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ गोदावरी नदी भारत की दूसरी इसलिए क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसके बाद गोदावरी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी के, दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीट किया है तो गोदावरी है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी दोस्तों तेल नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नहीं नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायिका नहीं है, कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो दोस्तों ये कृष्णा नदी की जितनी सहायक नदियाँ हैं इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कोयना जो हो गई, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि हैं। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायिका है, सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। तो सर्वाधिक प्रदूषित दोस्तों ये दामोदर नदी को माना जाता है, दामोदर। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच के 300 किमी लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। तो दोस्तों एक बार पूछा गया था जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जैविक मरुस्थल जो है दोस्तों इसी दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला दोस्तों, लेह अवस्थित है। तो लेह जो है दोस्तों ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों दोनों ऑप्शन दिया गया है, बाएं भी दिया है दाएं भी दिया है। तो ये लेह जो है इस सिंधु नदी के कहाँ पे है, दाएं अवस्थित है। अगला दोस्तों, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, यानी कि हिमालय के सभी श्रेणियों को काट करके पार आती है। तो वो है सतलज नदी। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस झील, ये याद रखिएगा दोस्तों कि सतलज नदी किस झील से निकलती है। तो इसका नाम है राकस झील। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की सीढ़ियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। अगला है दोस्तों, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों उस समय ये करंट का क्वेश्चन था, चुनाव उस समय, तो आज प्रासंगिक ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेतवा नदी मिलती है। तो दोस्तों बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सोन गंगा की सहायिका है। तो सोन जो है ये गंगा की सहायिका है, जबकि केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा दोस्तों, केन, बेतवा, चंबल। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है तापी नदी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। उपर्युक्त नदियों में से तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि तापी नदी जो है ये सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है।
और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। अगला है दोस्तों, भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो दोस्तों दोनों गलत है इसका, न एक सही है ना ही दो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भीतरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा, दोस्तों याद रखिएगा नदियों को, ये ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल भी है। तो दोनों कथन सही नहीं है। अगला दोस्तों, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि ये ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। तो महानदी जो है ये ओडिशा में पूरी तरह से प्रवाहित होती है और डेल्टा बनाती है। 858 किमी लंबी महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा दो राज्य में प्रवाहित होती है और पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पारादीप जो है किस नदी के डेल्टा के किनारे है? तो ये जो है ये आपकी महानदी है, महानदी के ही डेल्टा के किनारे है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो यह इसमें दोस्तों महानदी जो है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार प्रसंगत नदियों का नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल क्रमशः इस प्रकार है। तो दोस्तों इसमें कावेरी का दिया हुआ है कि 85,624.44 वर्ग किलोमीटर और महानदी का दिया है 1,39,659.15 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा नदी का दिया है 92,670.51 और ताप्ती नदी का दिया गया है 63,922। तो दोस्तों ये केंद्रीय जल आयोग तथा अन्य संस्थानों के आंकड़ों के भी प्रसंगत नदियों में महानदी का बेसिन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है महानदी बेसिन का है। महानदी बेसिन 1,39,000 है दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी दोस्तों जो है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से गंडक नदी जो है प्रवाहित नहीं होती है। बाकी सोन, हिंडन, शारदा ये सभी नदियां प्रवाहित होती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन, हिंडन, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। अगला दोस्तों, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मुंबई की जो मीठी नदी है दोस्तों ये बिहार झील से निकलती है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कभी भी रिपीट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इन सभी नदियों में सोन नदी का ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये वीडियो यहीं तक हो रहेगा क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा और ये लेंदी भी होता जा रहा है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों ये घटना चक्र की जो बुक है जो आपका सब्जेक्ट वाइज करके आरओ का जितने भी पेपर हुए हैं उनका अलग अलग कंपाइल करके दिया है सब्जेक्ट वाइज, ये पूरा कराया जाएगा आपको। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।